खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहली नजर हेडलाइंस पर। प्रसूता की मौत के बाद परिजनों ने लापरवाही के आरोप लगा किया हंगामा। जनना अस्पताल की कार्यशैली पर फिर उठे सवाल। मथुरा ट्रैक पर पटरी से उतरे मालगाड़ी के 3 वैगन, फर्टिलाइजर खाली करने के बाद हुआ हादसा। वहीं जटियाना के पास ट्रेन से कटा मोबाइल पर बात करता युवक। श्रावण मास शुरू होने से पहले दूर नहीं हुई त्रिपोलिया क्षेत्र की समस्याएं। वाहनों पर नियंत्रण और पुलिसकर्मी तैनात करने की बनी जरूरत। और गुरु पूर्णिमा पर सरकार ने बाबा हीरानाथ बगीची के महंत सहित कई प्रमुख महंतों का किया सम्मान। वहीं अनेक कार्यक्रमों में गुरु दीक्षा और वंदना का चला दौर। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। अलवर के जनाना अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद परिजनों ने महिला गार्ड और रेजिडेंट डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए रात भर हंगामा किया। यहां देर रात 2 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक परिजनों, डॉक्टर और गार्ड के बीच जमकर हंगामा चलता रहा। आपको बताते हैं कि पूरी घटना क्या थी। अलवर के महिला चिकित्सालय में 22 वर्षीय प्रसूता महिला फरीना की मौत के बाद खासा हंगामा हुआ। परिजनों ने डॉक्टर और गार्ड पर मनमर्जी का आरोप लगाया है। मृतका के भाई ने बताया कि रात करीब 1 बजे उसकी बहन को प्रसव हो गया था और हालत भी एकदम ठीक थी, लेकिन कुछ देर बाद डॉक्टर ने उनकी मां को बाहर जाने को कहा एवं बहन के टांके तक नहीं लगाए। ऐसे में उसे लगातार ब्लीडिंग हो रही थी। जब किसी महिला ने डॉक्टर को इसकी जानकारी दी तब तक काफी देर हो चुकी थी। जब डॉक्टर ने देखा कि मामला हाथ से निकलता जा रहा है तो उन्होंने फरीना की मां से अपने परिजन को बुलाने के लिए कहा, लेकिन महिला गार्ड ने परिजनों को अंदर नहीं जाने दिया, साथ ही धक्का मुक्की भी की। इसी दौरान फरीना ने दम तोड़ दिया। सर जी, वो रात में सीरियस हुई थी डिलीवरी के दौरान। तो मेरी माँ बाहर आई थी, वो कह रही थी बेटे लाली ज्यादा सीरियस तो अंदर चल। तो मैं अंदर आया तो 2 गार्ड थे, एक लेडीज थी, एक जेंट्स था। उन्होंने मेरे को अंदर नहीं जाने दिया। मेरी माँ ने हाथ भी जोड़ा उनको, भाई जाने दे, इमरजेंसी है, भगा दिया उन्होंने, हमें नहीं जाने दिया। फिर दोबारा आया, मैंने थोड़ा चला जाने दे, फिर वो कह रहे नहीं जाएगा कि कुछ चाह रहा है तो। फिर मैं वापसी बाहर आ गया। फिर सर जी उसकी डिलीवरी होने के बाद में बच्चे को दे दिया मेरी माँ को, और बच्ची को ऐसे ही लड़की को उगाड़ा फुगाड़ा छोड़कर और वही ईद को हो गए थे। और मेरी माँ उसको आईसीयू में ले गई, बच्चे को वापस आई थी, उसके नॉर्मल हुई थी डिलीवरी। फिर उसके चीरा उरा दे दिया उन्होंने, और उसमें ब्लड और टाँके वाँके दे 6 उसकी वजह से, उसके इनके कारण से, डॉक्टरों की वजह से जो डॉक्टरों की लापरवाही की। हाँ, और ये कह रहे थे अगर बाहर से कोई बंदा भीतर ले जाना तो पर्ची लाओ बनवा के, रेड पर्ची, और जब अंदर जाओगे रेड पर्ची को जानते हैं कहाँ पे बनती है, नहीं वो बताते कोई किसी को कहाँ बनती है। तो अंदर कोई महिला नहीं थी कि आप? थी, मेरी माँ थी, उसको पता नहीं थी, घबरा गई थी वो। टाँके कब लगाए थे? बाद में लगाए थे, वो डिलीवरी होने के बाद में। ब्लीडिंग ज्यादा हो गई थी? हाँ, वो भी किसी और ने बोला था इसके ब्लड निकल रहे, जब उन्होंने संभाला बाद में आकर, इतने तो लड़की की जान निकल चुकी थी। बाद में फिर उसको आईसीयू में लेकर भागे थे। अच्छा, जो पड़ोस में जो कोई महिला पेशेंट थी उसने बताया? हाँ, उसने बताया था उसको कि भाई इसके ब्लड जा रहे, इसको संभालो। फिर उन्होंने संभाला उसको। कितनी देर बाद संभाला होगा? मेरी माँ वहां से चली गई थी, बच्चे को मशीन में दे के वापसी आई थी, जब उसके बाद में संभाला था। 10-15 मिनट लगा था उसको आने जाने में। महिला कितने दिनों से भर्ती थी यहाँ पे? 16 तारीख को एडमिट की थी, आज 21 तारीख हो गई। अभी बच्चा सुरक्षित है? बच्चा भी आईसीयू में है, सीरियस है, मशीन में दे रखा है उसको। उधर मृतका के चाचा ने बताया कि उनकी भतीजी को अस्पताल में 16 तारीख को भर्ती करवाया गया था। शनिवार रात उसे प्रसव हो गया। बच्चा भी गंभीर हालत में है। उन्होंने आरोप लगाया कि फरीना की मौत गार्ड और रेजिडेंट डॉक्टर आरती मीणा की लापरवाही से हुई है। फरीना सदर थाना क्षेत्र के केसरपुर गांव की निवासी है। उसकी शादी 1 साल पहले चिमरावली लक्ष्मणगढ़ निवासी तौफीक के साथ हुई थी। वहीं प्रत्यक्षदर्शी रेखा यादव ने भी घटनाक्रम की जानकारी दी। फरीना है इसका नाम। मैं अभी आया, भतीजे थे, भाभी जी थी यहाँ पे, तो वे कह रहे थे, उन्होंने मेरे को फ़ोन किया जब एक्सपायर हो गई। मैं आया यहाँ पे
तो इन्होंने बताया कि गार्ड ने अंदर नहीं जाने दिया, उनकी सीरियस थी, बच्चा नॉर्मल हो गया था। उससे बाद में चीरा लगाया, ये बता रहे थे जैसे, और चीरा लगाने से बाद में कम से कम 15-20 मिनट वहाँ पर टाँका लगाए। तो पड़ोस में उनको भी नहीं पता, पड़ोस में है जो डिली पेशेंट था, उसने बोला कि इनके ब्लड जा रहा है ज़्यादा। तो जब बोला तो उन्होंने जिन्हें जाके उनसे बोला, जब बाद में 15-20 मिनट बाद में ब्लड काफ़ी निकल चुका, जब उन्होंने टाँका लगाया। इतनी देरी के बाद किसी ने बताया जब डॉक्टर ने संभाला? हाँ, ये बताया, मैं इतनी देर के बाद में मैं आया तो भतीजा और भाभी जी ने बताया कि लेट होना है, इस वजह से बाद में ब्लड निकल चुका। कितने दिनों से भर्ती थी महिला? ये 5 दिन हो गया आज। पहला बच्चा है? पहला बच्चा। बच्चा भी सुरक्षित है? बच्चा आईसीयू में है, भर्ती है, मशीन में। अच्छा, क्या आरोप है और क्या बात है आपकी? अब मांग तो क्या है, बच्ची तो गई, वो जो भी है, जो भी संबंधित जो लापरवाह है उनके खिलाफ वो कार्रवाई? हाँ, उनको वो कार्रवाई करनी चाहिए। मेन तो सबसे मेन गार्ड है, जो सबसे ज्यादा थी है, लेडीज गार्ड और एक जेंट्स है। ये 2 गार्ड तो बदतमीजी से पेश आते हैं, ये सबके साथ में हमारे साथ पेश आए, जो है हर पेशेंट के साथ में पेश आते हैं। जब आपका पेशेंट सीरियस था तो गार्डों ने आपको अंदर नहीं जाने दिया? भाई उसकी सास थी और उसके माँ थी। माँ ने तो बच्चा ले रखा था और उसकी सास जो उसको वो बेटे को या जो भी था उसको बुलाने आई थी, तो उसके साथ पर्ची दी थी। पर्ची को नहीं देखा इसने, और पर्ची को ना देखते हुए उसने कहा कि अंदर जेंट्स को नहीं जाने देंगे। तो इमरजेंसी थी तभी तो बुलाया था, उन्होंने नहीं जाने दिया। फिर इतना दूसरी लेडीज वहाँ से रोती हुई आ रही है कि नहीं, वो तो शायद हो चुकी थी उस टाइम, फिर आईसीयू में लेके गए। तो उसकी जो महिला की जो जान पहले से कट रही थी तो उसने बताया था? हाँ, उसने लिखा था पर्ची पे, क्लियरली लिखा था ना, डॉक्टर बोल रही है ये चीज, तो मैंने लिखा था। तो 2 गार्ड्स ने बदतमीजी की, उनके साथ रोका, उनको जाने नहीं दिया? जाने नहीं दिया उसने, अंदर नहीं जाने दिया जेंट्स को। और उसके बाद उसने नहीं जाने दिया, उसने फिर पुलिस बुलाई बाद में। हाथापाई की उसने, लेडीज ने किया हाथापाई, उस बंदे ने नहीं की, उस लेडीज ने किया, गार्ड पे लेडीज ने किया, जो जब महिला पुलिस गार्ड आई है। खाकी वर्दी में? हाँ, तो ये जो इन्होंने हाथ पैर जोड़े बता रहे कि हाथ पैर जोड़े काफी मिलती थी। हाँ, हाथ पैर उसी टाइम जोड़े थे, फिर उसके बाद तो जान चली गई, उसने कुछ नहीं किया। ये जगह हंगामा तो उसके बाद हुआ है, जो उसकी बिल्कुल जान खत्म हो गई। कितने बजे के आसपास का था? ये समथिंग 2-2:30 बजे। उधर जब रेजिडेंट डॉक्टर आरती मीना से इस बारे में जानकारी ली गई तो उन्होंने पल्ला झाड़ते हुए कहा कि उनकी कोई गलती नहीं है। साथ ही आरोप लगा रहे लोग अनपढ़ किस्म के हैं। इस चिकित्सक ने संवेदनशीलता दिखाने के बजाय दरवाजा तक बंद कर लिया और टिप्पणी से इनकार कर दिया। गौरतलब है कि जनाना अस्पताल में इलाज में लापरवाही को लेकर यह आरोप पहली बार नहीं लगे हैं। ऐसे में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को उच्च स्तर पर जांच करवाकर व्यवस्थाएं सुधारनी होंगी। अलवर रेलवे स्टेशन से करीब 1.5 किलोमीटर और यार्ड से करीब 300 मीटर दूरी पर मालगाड़ी के 3 वैगन पटरी से उतर गए। मथुरा अलवर ट्रैक पर यह घटना देर रात करीब 2:30 बजे हुई है। यार्ड में फर्टिलाइजर खाली करने के बाद मालगाड़ी थोड़ी दूरी पहुंची थी। इसी दौरान वैगन पटरी से उतर गए। इसके बाद रात को ही रेलवे के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंच गए। एडीआरएम ने बताया कि मालगाड़ी अलवर यार्ड की तरफ से आ रही थी। घटना के तुरंत बाद जयपुर, अलवर और आसपास की टीमों के करीब 150 कर्मचारी पहुंच गए और आवश्यक कार्य शुरू कर दिया। इस ट्रैक पर रात को कोई गाड़ी नहीं थी और ऐसे में ट्रेनों का रूट बदलने की जरूरत नहीं पड़ी। हालांकि रविवार सुबह करीब 9:30 बजे मेला एक्सप्रेस ट्रेन के आने के चलते ट्रैक को तेजी से दुरुस्त किया गया। वैगनों के पटरी से उतरने के कारणों की जांच की जा रही है। ये मालगाड़ी अलवर गुड साइड से आ रही थी और अलवर स्टेशन पे आना था, फिर इसे रेवाड़ी ले जाया जाना था। तो ये करीब 2:30 बजे की घटना है। तब ये सूचना मिली कि इसके 3 जो वो हैं वैगन वो डिरेल हो गए हैं। तुरंत ही एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन और उनको रवाना किया गया। यहाँ से भी हम लोगों ने क्रेन्स जो लोकल हैं उनको अरेंज करके तुरंत रिस्टोरेशन इसका शुरू किया गया और अभी लगभग फाइनल स्टेज में है। 10-15 मिनट में इसे क्लियर कर दिया जाएगा मेजरमेंट्स। क्या प्रारंभिक वजह लग रही है? देखिए, प्रारंभिक वजह तो ऐसे कहा नहीं जा सकता। इसके प्रॉपर मेजरमेंट वगैरह जब तक नहीं होंगे किसी को कोई वजह बताई नहीं जा सकती। तो उसके लिए एक हम लोगों ने जांच भी कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं, उसके बाद ही बताया पाएगा। कितने अधिकारी और कर्मचारी इस कामकाज में लगे हुए हैं रिलीफ में? अभी रिलीफ में करीब 150 से 200 आदमी यहाँ पे हैं
और क्रेन्स मंगाई गई हैं, जो अभी 2 डब्बे इनके हटाए जा चुके हैं और ये तीसरा अभी रेल पे आ गया है, तो अभी इसे मूवमेंट किया जा सकता है। ADRM बाहर के अलावा और आप अधिकारी कितने मेरे अलावा यहाँ पे ब्रांच ऑफिसर जो हैं हमारे, मैकेनिकल के, सिग्नल के, इंजीनियरिंग के, सारे जो भी ट्रेन रनिंग से रिलेटेड हैं, सब लोग तुरंत ही अब तत्परता से यहाँ पे साइट पे पहुंच गए। अभी कुछ लग रहा है कि बारिश की वजह से पटरी में थोड़ा सा नहीं बढ़ा था और कोई वजह है? नहीं, ऐसे पता नहीं चल पाता, मैं कोई वजह मतलब ऐसे नहीं बता सकता जब तक प्रॉपर, ये तो मेजरमेंट्स पे चलता है सब। कितने बजे उतरी वो नहीं पता है। बात ये है कि मतलब ये जो हमारे जमादार ने बताया 2:30 बजे के लगभग 3 डब्बे। उधर धौलीधूप जटियाना स्थित रेलवे ट्रैक पर मोबाइल से बात करते हुए युवक ट्रेन की चपेट में आ गया। इसके चलते उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। मृतक वसीम किशनगढ़ बास क्षेत्र का रहने वाला था। वह किसी समारोह में खाना बनाने आया था। जब वसीम रेलवे ट्रैक पर मोबाइल से बात करते हुए जा रहा था, तभी पीछे से आती ट्रेन की आवाज उसे सुनाई नहीं दी। ऐसे में वह रेल की चपेट में आ गया। ये भाई रेल स्टेशन पे चल रहा, चलते फोन लगा रहा, वो कान पे 5 ट्रेन धड़क लगी। कौन सी जगह की बात है ये? भाई हमने देखो है ना, ये बता रहा दौड़ जट्टाना के बराबर। रहने वाला कहाँ का है? ईसन का बास। कहाँ पड़ता है ये किशनगढ़ तहसील, रामगढ़ तहसील भी पड़ता है। क्या करने आया था? रिश्ता ही नहीं जा रहा, कोई रोटी बनाने के लिए, रोटी बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए। अच्छा, उसके लिए आया। क्या नाम है इसका? नसरुल। पिताजी का नाम क्या है? ईदू। 22 जुलाई से सावन मास प्रारंभ हो रहा है। ऐसे में त्रिपोलेश्वर मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। इसके बावजूद इस क्षेत्र की कई समस्याएं अभी भी कायम हैं, जिससे दर्शनार्थियों को भी असुविधा होती है। अलवर के त्रिपोलिया परिसर के चारों तरफ बाजार हैं। आम जन खरीदारी के लिए यहां प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में आते हैं, लेकिन आसपास पार्किंग नहीं होने और ट्रैफिक कर्मचारी के अभाव में जाम का माहौल बना रहता है। उधर त्रिपोलिया परिसर के कोने में प्राचीन त्रिपोलेश्वर नाथ महादेव के नाम से प्रसिद्ध देवालय है। मंदिर के महंत जितेंद्र खेड़ापति ने बताया कि त्रिपोलिया मंदिर में हजारों की संख्या में भक्त पूजा एवं अभिषेक के लिए आते हैं। यहाँ रोजाना 4 आरतियां होती हैं। मंदिर में जगह के अभाव के कारण बाहर लाइन लगाकर दर्शनार्थियों को प्रवेश दिया जाता है। साथ ही 22 जुलाई से श्रावण मास प्रारंभ होगा, जिसमें भक्तों की संख्या अधिक रहती है। इसके चलते असामाजिक तत्व एवं जेब कतरों द्वारा किसी घटना को अंजाम दिया जा सकता है। उन्होंने पुलिस और प्रशासन से अपील की है कि श्रावण मास में सुबह 7 बजे से 11 बजे तक और शाम 5 बजे से 10 बजे तक चौपहिया वाहनों का प्रवेश रोका जाए। यह व्यवस्था अशोका टॉकीज और होप सर्कस से त्रिपोलिया की तरफ की जानी चाहिए। दिनांक 22 जुलाई से हमारे देवादिदेव महादेव बाबा भोलेनाथ का सावन का जो उत्सव कार्यक्रम, पूजा अभिषेक, नियमित व्रत का जो प्रावधान भी है और भक्तों द्वारा जो कार्यक्रम किए जाते हैं, आप सभी से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि मंदिर प्रन्यास द्वारा व जिला प्रशासन द्वारा जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं उनमें अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें। आने वाले दर्शनार्थियों की सुविधा और व्यवस्था में जितना सहयोग हम कर सकें, इस पुण्य कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। आज बैठक कर जिला प्रशासन महोदय को पुलिस व्यवस्था हेतु ये पत्र प्रेरित किया जा रहा है। वह जिला कलेक्टर महोदय से भी बात समाचार दिए गए हैं, वहाँ भी आगे बात कर जो भी उचित से उचित व्यवस्था होगी, ऐसा हम निवेदन जिला प्रशासन से भी करेंगे कि प्रत्येक वर्ष जिस प्रकार जिला प्रशासन का सहयोग इस सावन मास में रहता है, कि उसी प्रकार इस वर्ष भी पुलिस व्यवस्था महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चैन स्कैनिंग का जो घटनाएं होती हैं, मोबाइल चोरी की घटनाएं होती हैं, उन पर अंकुश लगाए जाने के लिए जो उचित से उचित कार्रवाई हो वो जिला प्रशासन द्वारा की जाए। और मंदिर प्रन्यास द्वारा जो कैमरों की संख्या है वो बढ़ाकर और अधिक की गई है कि सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने में सहयोग मिल सके। प्रतिदिन होने वाली आरतियों में अलग से वीडियोग्राफी करवाई जाकर
उसका लाइव प्रसारण भी चलाया जाएगा। आप सभी से मेरी पुनः प्रार्थना रहेगी कि बाबा के इस उत्सव कार्यक्रम को प्रेम हर्षोल्लास के साथ मनाएं। गौरतलब है कि हाल ही हाथरस में बड़ी संख्या में भक्तों के जमावड़े के चलते हादसा भी हुआ था। ऐसे में भीड़ भाड़ वाले धार्मिक स्थलों पर सावधानी की जरूरत बनी हुई है। और वहीं श्रावण मास श्रवण नक्षत्र में 22 जुलाई से आरंभ होगा। इस दिन सावन का पहला सोमवार रहेगा। पंडित यज्ञदत्त शर्मा के अनुसार 5 साल बाद इस बार श्रावण में 5 सोमवार होंगे। वहीं प्रथम सोमवार को पंचयोग भी बन रहा है। पूरे श्रावण मास में भगवान शंकर की महिमा का गुणगान, ब्यावला गायन और भजन कीर्तन का दौर चलेगा। भगवान शंकर की आराधना के लिए प्रतिवर्ष श्रावण मास का विशेष महत्व रहता है। श्रावण मास कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से शुरू होने वाला श्रावण मास कल श्रवण नक्षत्र में 22 जुलाई सोमवार से शुरू होगा। कल सावन का पहला सोमवार रहेगा। काफ़ी वर्षों बाद इस बार सावन मास में 5 सोमवार रहेंगे। कल सावन का पहला सोमवार रहेगा और 19 अगस्त रक्षाबंधन वाले दिन सावन का आखिरी सोमवार, जिसे कि 5वां सोमवार के रूप में मनाया जाएगा। 5 साल बाद श्रावण मास में यह विशेष शुभ संयोग बन रहा है कि पंचयोग में श्रावण मास का प्रारंभ हो रहा है। पंचयोग में श्रवण नक्षत्र, कुमार योग, प्रीति योग, आयुष्मान योग और सर्वासिद्धि योग का विशेष शुभ संयोग बन रहा है। इन पंचयोग में भगवान शिव की आराधना, अनुष्ठान, अभिषेक, रुद्राभिषेक, दुग्धाभिषेक, पूजा अर्चना, कथा व्रत करने से विशेष शुभ फल प्राप्त होता है और श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण होती है। श्रावण मास शुरू होने से पूर्व ही शिवालयों में विशेष सजावट का दौर प्रारंभ हो चुका है और शिव मंदिरों में पूरे मास श्रावण के महीने में विशेष महिमा, भगवान शंकर की आराधना, सत्संग, ब्यावला, भजन कीर्तन आदि का दौर चलेगा। वहीं कांवड़ियों द्वारा अपने गंतव्य स्थान पर जहाँ से कि उनको कांवड़ लानी है वहाँ के लिए रवाना हो चुके हैं और उनके स्वागत के लिए, उनके विश्राम के लिए, उनके लिए फलाहार की व्यवस्था के लिए, उनके खाने के लिए, भोजन की व्यवस्था के लिए अनेक श्रद्धालुओं द्वारा अनेक सार्वजनिक स्थानों पर कैंप लगा करके कांवड़ विश्राम स्थल का विशेष आयोजन प्रारंभ हो चुका है। और आगामी मास में 2 अगस्त श्रावण मास की महाशिवरात्रि को श्रद्धालुओं द्वारा, कांवड़ियों द्वारा कांवड़ के जल से भगवान शंकर का अभिषेक करके सुख समृद्धि की कामना की जाएगी। देश में खुशहाली रहे, प्रदेश में विकास होता रहे और सामान्य लोगों में खुशहाली की भावना रहे। इसी के लिए कांवड़ियों द्वारा प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि को शंकर भगवान के मंदिर में कांवड़ के जल से अभिषेक किया जाता है। एक प्रसिद्ध श्लोक में गुरु को ब्रह्मा, विष्णु और महेश के समान बताया गया है। सच्चा गुरु वह है जो न केवल रास्ता दिखाए बल्कि अंत तक शिष्य के साथ साथ चले। वहीं गुरु पूर्णिमा का पर्व रविवार को अनेक कार्यक्रमों के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के निर्देशन में देवस्थान विभाग द्वारा प्रमुख मंदिरों के पुजारी और महंत को गुरु सम्मान दिया गया। इसी कड़ी में पर्यावरण एवं वन मंत्री संजय शर्मा ने अलवर के कालीमोरी स्थित बाबा हीरानाथ की बगीचे में पहुंचकर महंत रूपनाथ को सम्मानित किया। उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत सम्मान पत्र सौंपा, साथ ही मिठाई और गुरु दक्षिणा भेंट की गई। महंत रूपनाथ ने मंत्री संजय शर्मा और नगर निगम के महापौर घनश्याम गुर्जर को आशीर्वाद दिया। अलवर जिले में हीरानाथ बगीचे के अलावा भरतरी मंदिर के महंत, मालाखेड़ा के भंडोडी गांव में जय काली मां मंदिर के महंत और रैणी क्षेत्र के काली कमली मंदिर के महंत को भी गुरु पूर्णिमा सम्मान दिया गया। देखो, सर्वप्रथम तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर अलवर जिले के 4 मंदिरों को उन्होंने चुनकर इनमें जो मंदिर में जो महंत हैं, साधु संत हैं, उनका गुरु पूर्णिमा पर मान सम्मान किया। उनका जो एक गुरु पूर्णिमा पे जो एक परंपरा है गुरु का सम्मान करने की, उनको देखते हुए उन्होंने देवस्थान विभाग के अधिकारियों को
अपने अपने उनके जो ज़िले हैं उन ज़िलों में भेजा और वहाँ जाकर उन्होंने वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जैसा कि अभी हमारे माननीय मंत्री महोदय ने भी अभी काली मोरी पर और दूसरे स्थानों पर भी जाकर उन साधु संतों का, महंतों का स्वागत किया। ये राजस्थान में एक अनूठी पहल माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय भजन लाल जी ने ये की है, जिसमें कि उनको उनका मान सम्मान, उनको मालाएं पहनाएं, उनको जो मिठाई है वो महाराज जी को समर्पित करें और उनका मान सम्मान करें। ये सब परंपराएं राजस्थान में पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। मुख्यमंत्री जी ने ये कार्यक्रम को चुना और आज गुरु पूर्णिमा के दिन उन्होंने, जैसे काली मोरी के महंत जी हैं आदरणीय महाराज रूपनाथ जी, उनका मान सम्मान किया। जैसे काली कमली वाले महाराज जी रैणी में, उनका सम्मान किया। महाराजा भर्तृहरि जी के जो स्थान है भर्तरी में, वो भर्तरी जी के स्थान पर जाके वहाँ मान सम्मान किया। एक हमारे काली माता का मंदिर है, उसमें जाकर उन्होंने मान सम्मान किया। मालाखेड़ा में है। ऐसे उन्होंने स्थानों पर जाकर उन साधु संतों का, महंतों का सम्मान किया। इससे एक नई अनूठी पहल हुई है राजस्थान में। उधर महंत रूपनाथ ने बताया कि ऐसा कार्यक्रम पहली बार हो रहा है। वहीं उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्री और अलवर सांसद भूपेंद्र सिंह यादव ने भी प्रशंसा पत्र और सम्मान पत्र भेजा है। अलवर की तपोभूमि में सिद्ध बाबा हीरानाथ जी के स्थान पर आज गुरु पूर्णिमा का पर्व हर वर्ष की भांति बड़ी हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। और इस बार एक विशेष बात ये रही कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी ने इस वर्ष महात्माओं को, महंतों को, आश्रम को जो मान सम्मान दिया गया है वो आज तक किसी भी सरकार ने नहीं दिया था। ये भजन लाल जी की जो है बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छी योजना है। और हम बाबा हीरानाथ जी से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें आगे दिन दोगुनी रात चौगुनी प्रगति मिले और उनका मान सम्मान यश और भी बढ़े और धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रति और प्रचार व प्रसार बढ़े। मंत्री भूपेंद्र यादव जी, केंद्रीय मंत्री, उन्होंने भी अपने स्थान बाबा हीरानाथ आश्रम को यहाँ पर प्रशस्ति पत्र भेजा है और मान सम्मान भेजा है। हम उनको भी बहुत बहुत बधाई देते हैं। और उनको भी जो है सनातन धर्म में जो ये शुरुआत की, उन्होंने बहुत अच्छी शुरुआत की है। उनका भी मान सम्मान बढ़ेगा और बाबा हीरानाथ जी का उन पर भी आशीर्वाद बना रहे, यही हमारी प्रार्थना है। तो सरकार ने पहली बार शुरुआत की है, कैसा लग रहा है, कितनी खुशी हो रही है और आपको लगता है कि सरकार को इस तरह के कार्यक्रमों को और आगे बढ़ाए जाने की आवश्यकता है? जी, सरकार ने ये काम पहली बार किया है मेरे हिसाब से। हमारे सुनने में पहले तो आया नहीं कभी ये बात। और जो ये शुरुआत की है, ये बहुत बढ़िया शुरुआत की है और आगे भी ये जारी रहनी चाहिए। और वहीं गुरु पूर्णिमा पर अलवर में अग्रसेन मार्ग स्थित अग्रवाल धर्मशाला में अयोध्या से आए गुरु धरणीधराचार्य महाराज ने प्रवचन दिए। यहाँ गुरु वंदना के साथ ही भक्तों और श्रद्धालुओं को गुरु दीक्षा दी गई। इस अवसर पर विद्वानों ने विष्णु सहस्त्रनाम एवं तुलसी अर्चना के पाठ किए। इसके अलावा हवन यज्ञ किया गया। कार्यक्रम के सेवादार जगदीश शर्मा ने बताया कि गुरु पूर्णिमा पर्व पर अयोध्या से धरणीधराचार्य महाराज पिछले 50 वर्षों से अलवर आ रहे हैं। इस मौके पर भंडारे का आयोजन भी किया गया। अयोध्या से पधारे श्री धरणीधराचार्य जी महाराज, जो लगभग 50 वर्षों से यहाँ पर आ रहे हैं और लोगों को दीक्षा दे रहे हैं, गुरु मंत्र दे रहे हैं। आज उन्हीं की गुरु पूर्णिमा का महोत्सव मनाया जा रहा है और उस महोत्सव के अंदर प्रातःकाल सबसे पहले 11 पंडितों द्वारा, 11 पंडितों द्वारा विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ किया जा रहा है। विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ के पश्चात में भगवान गुरु महाराज ने तुलसी अर्चना होगी। सवा लाख हजार मंत्रों द्वारा तुलसी अर्चना की जाएगी और तुलसी अर्चना के बाद में हवन हो रहा है और हवन के बाद में दीक्षा दी जाएगी। जो लोग दीक्षा लेंगे उनको दीक्षा दी जाएगी। जो दीक्षा नहीं ले रहे हैं उन सभी भक्तों को गुरु पूर्णिमा का पूजन का अधिकार प्राप्त होगा। वो साल भर के गुरु महाराज से आशीर्वाद मांगेंगे। गुरु महाराज सभी से पूजन कराएंगे और सभी को आशीर्वाद देंगे। इस प्रकार का आज का आयोजन है ये, और ये गुरु पूर्णिमा का आयोजन है जिसमें गुरु महाराज अयोध्या से पधार करके इस आयोजन को सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आज ये सारा आयोजन हो रहा है। भंडारे का आयोजन भी रखा गया है। और वहीं गुरु पूर्णिमा पर करौली कुंड के समीप स्थित गायत्री मंदिर में 9 कुंडीय हवन यज्ञ एवं गुरु दीक्षा सहित विभिन्न संस्कार करवाए गए। साथ ही श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण हुआ।
गायत्री परिवार की मुख्य ट्रस्टी डॉक्टर सरोज गुप्ता ने बताया कि अखंड जप के समापन के बाद गायत्री माता को स्नान करवाकर श्रृंगार के साथ ही प्रखर प्रज्ञा आदि कार्यक्रम हुए। गुरु वंदना के साथ ही 9 कुंडीय हवन यज्ञ किया गया। इस मौके पर मुख्य कार्यक्रम गुरु दीक्षा सहित पुंसवन, विवाह संस्कार और दीक्षा सहित सभी प्रकार के संस्कार करवाए गए। गुरु पूर्णिमा पर्व पर हमारा गायत्री परिवार का ये सबसे प्रमुख उत्सव में से या त्योहार में से हम इसको मानते हैं और बड़ी श्रद्धा से हम सभी इसको करते हैं। और ये प्रोग्राम हमारा 2 दिन पहले शुरू हो जाता है। तो एक दिन पहले पूरा भी जैसे अखंड जप रखा हमने 24 घंटे का, और उसके बाद में हमारे जो 10 स्नान होते हैं सुबह के टाइम वो हुए, और उसके बाद हमारे ये जो यज्ञ का है 9 कुंडी यज्ञ हर बार होता है। अब यज्ञ जो 9 कुंडी यज्ञ होता है उसके साथ साथ हमारे सारे संस्कार भी होते हैं। अभी जैसे मैं देख रही थी कि दीक्षा संस्कार अभी 14-15 की तो एंट्री हो चुकी है। इसमें हम जन्मदिन संस्कार है, विवाह संस्कार है और पुंसवन संस्कार है, जो भी संस्कार आते हैं हम सारे कराते हैं। तो दीक्षा के संस्कार इसमें स्पेशली ज्यादा होते हैं क्योंकि इस टाइम गुरु पूर्णिमा के दिन दीक्षा संस्कार का बड़ा महत्व होता है अपने आप। आज सुबह से तो हमारा करीब 6 बजे तो हमारा जो अखंड जप था वो खत्म हुआ है, और उसके बाद में गायत्री माता का स्नान और उनका वो पूरा श्रृंगार वगैरह हुआ। उसके बाद प्रखर प्रज्ञा, सजल श्रद्धा, उसके पूरे हमारे 10 स्नान होते हैं, वो बड़े महत्वपूर्ण होते हैं हमारे। तो वो पूरा प्रोग्राम हुआ और उसके बाद करीब 8:30 बजे हमारा यज्ञ शुरू हो गया। उधर मित्तल हॉस्पिटल में रिटायर्ड प्रिंसिपल और वनस्पति विज्ञान के प्रोफेसर शादीलाल गुप्ता का गुरु पूर्णिमा पर अभिनंदन हुआ। विशेष बात यह है कि वे यहां आईसीयू में भर्ती हैं। इस दौरान अस्पताल के निदेशक एवं वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर महेश जैन ने गुरु पूर्णिमा पर अपने गुरु प्रोफेसर गुप्ता का माल्यार्पण किया, साथ ही इस पावन पर्व पर शुभकामनाएं दी। मैं मित्तल हॉस्पिटल और आरडीएनसी मित्तल फाउंडेशन की ओर से सभी आज जो हमारे टीचर्स हैं, हमारे गुरु हैं या हमारे पेरेंट्स भी हैं, मदर फादर, वो भी एक तरह से गुरु का ही काम करते हैं। सबको हमको सादर वंदन करना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, और मैं आशा करता हूँ कि ये पर्व आपके लिए जीवन में बहुत खुशी लेके आए और गुरु जी का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर बना रहे हैं। हमारे गुरु जी हैं शिवानंद जी सागर महाराज, वो ब्रह्मलीन हो गए हैं, परंतु उनकी याद में भी उनको याद करते हैं और आशीर्वाद चाहते हैं उनका जहाँ कहीं भी हो। भाजपा के पूर्व एमएलए बनवारी लाल सिंघल ने आरोप लगाए हैं कि गाय के नाम पर वसूली गई 10,000 करोड़ की राशि सरकारी खजाने में है, फिर भी सड़कों पर गौमाता पीड़ा सह रही हैं। सिंघल ने कहा कि गौ उपकर के नाम पर स्टाम्प ड्यूटी में 20% टैक्स वसूला जाता है, लेकिन यह पैसा गौवंश के कोई काम नहीं आ रहा। सिंघल ने कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में बुद्ध विहार स्थित कांजी हाउस को प्राथमिकता दी थी और बड़ी संख्या में यहां गौवंश को रखा जा रहा है। वहीं वसुंधरा राजे के शासन में 10% काऊ सेस लगाया गया था, जिसे गहलोत सरकार ने 20% कर दिया। यह उपकर स्टाम्प ड्यूटी के नाम पर वसूला जाता है। राजस्थान में 10,000 करोड़ रुपए इस टैक्स के नाम पर एकत्रित हो चुके हैं। पूर्व एमएलए सिंघल ने यहां तक कहा कि इतनी राशि से यदि सोने के कटोरे में पानी भी पिलाया जाए तो भी काफी राशि बचेगी। देखिए, आदरणीय वसुंधरा राजे जी की जो सरकार थी हमारे 2013 से 18 के मध्य, उसमें वसुंधरा जी ने काऊ सेस लगाया था। स्टाम्प ड्यूटी जो हम नॉन जुडिशियल स्टाम्प खरीदते हैं रजिस्ट्री के लिए या किसी एफिडेविट के लिए या किसी भी काम के लिए, उसमें 10% काऊ सेस लगाया था स्टाम्प पर और 10% काऊ सेस लगाया था शराब पर। इस प्रकार से 20% काऊ सेस था राजस्थान में। वो अशोक गहलोत जी ने स्टाम्प ड्यूटी पर जो काऊ सेस 10% है उसको बढ़ाकर अशोक गहलोत जी ने 20% कर दिया, यानी 30% है। और जब लंपी रोग आया था तब 7-8 हजार करोड़ रुपया गाय के नाम का राजस्थान की सरकार के पास रखा हुआ था, जो अब भी लगभग मेरे ख्याल से 8-10 हजार करोड़ रुपया है। उसके बाद भी राजस्थान की गाय ये सड़कों पर डंडे खाती और कचरे खाती घूम रही है। ये अकर्मण्यता है। अभी जो वर्तमान में सरकार है ये संवेदनशील है। भजनलाल जी इन सब चीजों को देख रहे हैं। मैंने भी उनको प्रश्न रखा है उनके सामने ये कि आप इन गायों को संभालने के लिए ये जो काऊ सेस का पैसा है इसको एक्सक्लूसिवली गायों के काम में लीजिए। मेरा ये दावा है कि राजस्थान में अभी जिस प्रकार से 50 जिले हो गए थे और 10,000 करोड़ रुपया है, इस 10,000 करोड़ रुपए को अगर 50 जिलों में काम में लिया जाएगा तो गाय अगर सोने के कटोरे में चारा चरेंगे ना, सोने के भगोने में, तो भी वो पैसा कम नहीं पड़ेगा। रोजाना आ भी रहा है उसके पश्चात, क्योंकि 30% टैक्स सेस के रूप में लगातार आ रहा है। गौ माता की सुरक्षा के लिए, गौ संरक्षण और संवर्धन के लिए टैक्स लगाया गया, लेकिन इसको इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ के इस पैसे को दूसरी जगह खर्च कर
गौ माता के साथ अन्याय होने का काम इस कांग्रेस की सरकार ने पिछले ने किया है, क्योंकि ये जो जोड़ने का काम किया था इंफ्रा में, ये अशोक गहलोत जी ने किया था। मेरा ये कहना है कि इंफ्रा हटाकर काऊ सेस को काऊ के काम में लिया जाए, गाय के काम में लिया जाए, और राजस्थान की गाय को उन्नत बनाने के लिए उनको गौशालाओं के माध्यम से या गौपालकों के माध्यम से सब्सिडी देकर, अनुदान देकर उनको अच्छे से रखा जाए, उनका लालन पालन अच्छे से किया जाए। नई नस्ल की गायों को, जो विशेष नस्लें, उनको तैयार किया जाए, उनके लिए वैसे के वैसे स्थान रखे जाए, और गौवंश का संरक्षण करके गाय के दूध का उत्पादन भी बढ़ाया जाए, और गाय के गोबर से बनने वाले जितने भी आइटम है उन सबका उत्पादन भी किया जाए, गौ कास्ट का उत्पादन भी बढ़ाया जाए, गायों को सुरक्षित तरीके से रखा जाए। मेरा ये मानना है कि गाय हमारे धर्म का रक्षक भी है और हमारे धर्म की संवाहक भी है। गौ माता को ठीक तरीके से रखकर हम धर्म की रक्षा भी करेंगे। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL टीवी। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा, इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? क्षेमा सुकृति फसल बीमा, कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा, 499 रुपए प्रति एकड़ में। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा, इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा, कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा, 499 रुपए प्रति एकड़ में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के मामले में पोक्सो कोर्ट ने दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर घर में अकेले नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने एवं बलात्कार करने का आरोप था। विशिष्ट लोक अभियोजक रोशनदीन खान ने बताया कि घटना के वक्त पीड़िता के माता, पिता और भाई खेतों पर गए हुए थे। इसी दौरान जुनैद उनके घर में घुस गया। वह नाबालिग बच्ची को बहला फुसला कर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। FSL रिपोर्ट और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पोक्सो कोर्ट संख्या 1 के न्यायाधीश जागेंद्र अग्रवाल ने जुनैद को 20 साल कठोर कैद की सजा दी है। साथ ही 28,000 रुपए का अर्थदंड दिया गया है। ये जो मामला है, जो आज विशिष्ट न्यायाधीश महोदय पोक्सो नंबर 1 जगेंद्र अग्रवाल जी ने एक 2023 की जो FIR है माराखेड़ा थाना अंतर्गत की, इसमें एक अहम फैसला दिया है। इसकी जो घटना है 11/2/2023 की घटना है, जिसमें पीड़िता
अपने अब छोटी बहन के साथ घर पे थी। उसके माता पिता और उसका भाई खेत पर सरसों काट रहे थे, तो पीछे से ये जो मुलजिम है जुनैद नाम का, ये घर पे आता है और बच्ची को बेला फुसलाकर उसको वहां से लेकर चला जाता है। और लेकर चलने जाने के पश्चात में ये लड़की उसके साथ में आती है, फिर इसको रेलवे स्टेशन पर लाकर दूर एक पुल की तरफ ले जाकर झाड़ियों में इस बच्ची के साथ 4 बार उसने दुष्कर्म किया, जिसके उपरांत लड़की को 2 दिन बाद दस्तयाब किया गया। दस्तयाब होने के उपरांत न्यायालय में चालान पेश हुआ। चालान पेश होने के उपरांत प्रोसिक्यूशन साइड से कुल 17 गवाहन को और 25 दस्तावेजों को एग्जिबिट कराया गया, प्रदर्शित कराया गया, परीक्षित कराया गया। उसके उपरांत FSL जो रिपोर्ट है उसमें उसकी वो पॉजिटिव आई है, सकारात्मक आई है। उसके दोनों तथ्यों को, उसके बयान, FSL रिपोर्ट और दोनों पक्षों की बहस सुनने के उपरांत विशिष्ट न्यायाधीश महोदय ने आज मुलजिम जुनैद को 20 साल का कारावास और 28,000 रुपए की जुर्माने से दंडित किया है। अलवर के सुभाष चौक स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर में मेले के समापन के बाद पंडितों को ब्रह्म भोज कराया गया, साथ ही दक्षिणा प्रदान की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में शहर के श्रद्धालुओं ने मंदिर में पहुंचकर भगवान जगन्नाथ का प्रसाद ग्रहण किया। गौरतलब है कि भगवान जगन्नाथ महाराज का मेला रूपबास में भरा था। उसके बाद रथ यात्रा सुभाष चौक स्थित जगन्नाथ मंदिर में वापस पहुंची। रविवार को ब्रह्म भोज कराने के साथ ही मेले का समापन हो चुका है। मंदिर के महंत ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। और रथ यात्रा महोत्सव है जो 4 तारीख को विधिवत शुरू हुआ, आज उसका समापन का आखिरी दिन है। भगवान जगन्नाथ जी अपनी दुल्हन के साथ मैं लवाज में के यहाँ पे अपने पूरे लवाज में धूमधाम के साथ अपनी दुल्हन को लेकर मंदिर पधारे। आज भगवान जगन्नाथ जी के दरबार के अंदर सुबह भगवान जगन्नाथ जी का जो है विधिवत अभिषेक हुआ। अभिषेक उन्होंने के बाद उनको नई ड्रेस पहनाई गई, पंडितों के मंत्रोच्चारण द्वारा उनका अभिषेक किया गया, तिलक लगाया गया उनका, और विधिवत हवन होके अब ब्राह्मण भोजन, जिसको हम ये मान के चलते हैं कि बिना ब्राह्मणों के आशीर्वाद के कोई कार्य संपन्न नहीं होता। रास्ते में जितने भी मंदिर थे उनके अंदर जो ब्राह्मण आरतियां करते हैं, भगवान जगन्नाथ जी की अगवानी करते हैं, वो उन सभी को हमने आमंत्रित किया है। इसके साथ साथ भगवान जगन्नाथ जी के यहाँ जब दुल्हन घर पे आई है तो विधिवत दोपहर को महिलाओं ने उनका मुंह दिखाई, जो कि एक अपने विवाह के संस्कार होता है, वो यहाँ विधिवत किया। महिलाएं अपने घरों से साड़ी है, कोई चांदी का सामान है, कोई किस तरीके का मिठाई है, भगवान जगन्नाथ जी और दुल्हन को बना के लेके आई और विधिवत उनको लाड लडाया। महिलाओं ने मंगल गीत गाए, विवाह के गीत गाए और 12 बजे महाआरती होके भगवान जगन्नाथ जी ने सभी जो दर्शनार्थी थे उनको दर्शन दिए और आशीर्वाद दिया कि भाई जो जिला है, अपना शहर है और राजस्थान है, इंडिया है, उसके अंदर खुशहाली रहे, सुख शांति रहे। ऐसी भगवान जगन्नाथ से हमने भी प्रार्थना की है। भगवान जगन्नाथ जी का जो उत्सव है ये साल में एक बार जो आता है, पूरे शहर को इसका इंतजार रहता है, जो कि इस साल बड़े ही धूमधाम से सभी के सहयोग से, जिसमें पत्रकार बंधु और चैनल बंधु जितने थे उनके सहयोग से, प्रशासन के सहयोग से और जो यहाँ का प्रशासन है उसकी विधिवत उनके जो यहाँ पे एक व्यवस्था की गई, जिससे कि शहर के अंदर शांति व्यवस्था बनी रही। नीमराना थाना क्षेत्र के माजरी कला गांव में 2 पक्षों के बीच गोबर डालने को लेकर लाठी भाटा जंग हो गई। इसमें दिल्ली पुलिस में कार्यरत हेड कांस्टेबल सहित वृद्ध महिला गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजन गौरव ने बताया कि उनका मकान बन रहा था और इसी दौरान पड़ोसी ने घर के बाहर गोबर डाल दिया। जब उन्हें मना किया गया तो इन लोगों ने लाठी और पत्थरों से हमला कर दिया। इसके चलते गौरव और उसकी मां सावित्री देवी घायल हो गए। किसी ने मुझे बताया कि आपके माँ के साथ झगड़ा हो रहा है। मैं वहाँ पे गया। वहाँ पे गया तो प्रमोद सन्नो बिल्लूराम तलवार लेके खड़ा था और जयप्रकाश लाड़ी लेके खड़ा था, सन्नो सुंदरलाल, दीपक सन्नो सुंदरलाल फर्सी लेके खड़ा था। तीनों ने जाते ही मेरे ऊपर हमला कर दिया। मैं अपनी माँ को छुटाने के लिए गया था। वहाँ पे मेरी माँ के साथ उनकी मम्मी बाला और एक दूसरे बच्चे की मम्मी सुशीला, दोनों और उनकी एक बहन पूजा, तीनों मेरी मम्मी को नीचे गिरा रखा था और मार रही थी। मैं जब उनको छुटाने लगा तो तीनों लड़कों ने मेरे ऊपर हमला कर दिया
आप लोगों की कोई रंजिश वगैरह? नहीं, हमारी कोई रंजिश नहीं है, केवल हमारे ताऊ जी का मकान के बराबर में लगता है, तो वहाँ पे वो रास्ते के ऊपर बार बार झगड़ा करते रहते हैं। आदतन अपराधी प्रवृत्ति के बच्चे हैं। कल किस बात को लेकर हुआ? कल वो रास्ते पे ही काम चल रहा था, उन्होंने हमारे ताऊ जी के घर के द्वार के साथ गोबर डाल दिया कब्जा करने की नीयत से। उस बात को लेकर उन्होंने ये कहा था कि यहाँ क्यों गोबर डाला। उसी से हमारी माँ और मेरी भाभी दोनों के साथ एकदम झगड़ा शुरू कर दिया, उनकी माता जी, मम्मी और बहन ने। आपने कितने लोग घायल हुए? कितने लोग घायल हुए उनके घर में? आपने कितने लोग घायल हुए? हमारे 3 घायल। क्या क्या नाम है? मेरी माँ समंत्री देवी, मैं पवन कुमार और मेरा भतीजा गौरव। उधर दूसरे पक्ष के बिल्लू ने भी उन पर लाठियों से हमले का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने दोनों पक्षों की रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बीबी रानी में घर में खड़ी गाड़ी का मनोहरपुरा जयपुर में टोल कटने का अजब मामला सामने आया है। यह वाहन कोटकासिम बीबी रानी निवासी रविंद्र यादव का है। उनकी गाड़ी घर के गैराज में खड़ी हुई है, लेकिन इसके बावजूद उनका 80 रुपए का टोल टैक्स कट गया। मोबाइल पर टोल टैक्स कटने का मैसेज देखकर गाड़ी मालिक परेशान है। साथ ही इसकी जानकारी पुलिस को दी जाएगी। टपुगड़ा थाना क्षेत्र में 18 वर्षीय युवक ने जहरीली दवा खाकर जान दे दी। मृतक युवक की 3 महीने पहले ही लव मैरिज हुई थी। पुलिस के अनुसार भिवानी क्षेत्र का निवासी रवि टपुगड़ा की एक फैक्ट्री में कार्यरत था। अज्ञात कारणों के चलते उसने जहरीली दवा का सेवन कर लिया। सामान्य चिकित्सालय में उपचार के दौरान रविवार सुबह उसने दम तोड़ दिया। ये रवि सिंह उर्फ रवि पुत्र श्री चरण सिंह निवासी सिपर जिला भिवानी के रहने वाले हैं। ये टपुकड़ा में कोई काम करते थे, किराए पर रहते थे। वहाँ इन्होंने कोई जहरीला पदार्थ खा लिया अज्ञात कारणों से, जिसके कारण जो है ये 19 तारीख को यहाँ भर्ती होना बता रहे हैं और आज सुबह इसकी मृत्यु हो गई। अलवर के शुभम गुप्ता का चार्टर्ड अकाउंटेंट में चयन हुआ है। गणेश नगर के रहने वाले शुभम गुप्ता मध्य वर्गीय परिवार से आते हैं। उनके पिता वेद प्रकाश गुप्ता परचूनी एवं पंचर की दुकान चलाते हैं, जबकि मां पुष्पा गुप्ता आंगनबाड़ी में सहयोगिनी है। 3 बहन भाइयों में शुभम गुप्ता सबसे बड़े हैं और शुभम के छोटे भाई भी बड़े भाई की तरह सीए बनना चाहते हैं। शुभम का सफर आसान नहीं था और उन्होंने रोजाना 15 घंटे पढ़ाई की। पिछले 4 सालों से वह किसी भी शादी या उत्सव में शामिल नहीं हुए। इस होनहार युवक को पता था कि शिक्षा ही वह माध्यम है जिससे वह अपने घर के हालात बदल सकता है। इसी का परिणाम रहा कि 25 वर्ष की आयु में शुभम गुप्ता ने सीए बनकर माता पिता का नाम रोशन किया है। इसके लिए वे अपने अभिभावकों के त्याग और समर्पण को श्रेय देते हैं। शुभम गुप्ता जी, आपने सीए पास किया है इस ईयर, ये कौन से अटेम्प्ट में किया है आपने? मैंने सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर किया, फर्स्ट ग्रुप इन सेकंड अटेम्प्ट एंड सेकंड ग्रुप में इन माय सेकंड अटेम्प्ट। अच्छा, कैसा लग रहा है सीए करते हुए? कोई बड़ा टफ पेपर होता है, बहुत लंबा समय लगता है सीए करने में? बहुत अच्छा लग रहा है, साल की मेहनत और काम आज का दिन अच्छा लग रहा है। आपकी मेहनत के पीछे आप किसको श्रेय देंगे? सबसे पहले मैं अपने माता पिता को श्रेय देना चाहता हूँ। तो उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। जब मैं रह जाता था तो वो मेरी हेल्प बहुत करते थे, वो मुझे कभी भी मोटिवेट नहीं करते थे। तो उसके बाद मेरे भाई बहन और भी मुझे श्रेय देना चाहते हैं। अच्छा, ये बताइए, आपका 12th के बाद जो स्टडी का जो सिलसिला है वो किस तरह चला, थोड़ा बताइए। मैं 12th तक नॉर्मल पढ़ता था। उसके बाद में जब सीए एंटर किया तो फिर पढ़ाई मैंने फिर उसके बाद स्टार्ट हुआ। मैंने CPT फर्स्ट अटैम्प्ट निकाला था। उसके बाद IPCC में फिर मैं धीरे धीरे 16 15 घंटे पढ़ता था। इन ड्यूरेशन माई एग्ज़ाम से जब फाइनल दे रहा था तब मैंने 1-2 दिन बिना सोए निकाले थे। तो ऐसे 14-15 घंटे कंटिन्यूसली चलते थे 3-4 साल। तो लगभग सीए बनने के लिए 10 से 12 घंटा या 14 घंटा पढ़ना ज़रूरी है। यस। तो अच्छा, ये बताइए कि जैसे 12th के बाद आपकी जो स्टडी है उसका जो खर्चा वो कैसे चला, क्योंकि आप बहुत मध्यम परिवार से हैं इसलिए? मेरे माता पिता, मेरे पापा का जो कार्य है वो पंचर निकालने का, साइकिल सही करते हैं। और मेरी माँ भी छोटी सी नौकरी करती है। तो उन्होंने इधर उधर से अरेंज किया था, इससे कहीं से रुपए ले लिए। तो ऐसे धीरे धीरे करके कहीं से लिए, किसी को चुकाए, ऐसे करके अरेंज
अरेंज किया उन्होंने। स्कॉलरशिप की मुझे स्कॉलरशिप मिली थी, वो राजस्थान गवर्नमेंट से मिली थी, तो वहाँ से मेरे को थोड़ा हेल्प मिला। बाकी मेरे माता पिता ने थोड़ा इधर उधर से अरेंज करके लगाया, जिससे हाँ परेशानी तो आई थी बट ठीक है। अब सीए एक टफ जॉब है, सभी को पता है, मेहनत तो हर फील्ड में होती है। अब आगे क्या प्लान लेकर चल रहे हैं परिवार के लिए और अपने भविष्य के लिए? अभी मेरी प्लानिंग है वो, मेरा 2 ऑप्शन है, या तो मैं अपनी फर्म डालूँगा, सीए फर्म डालूँगा, या फिर मुझे जॉब करनी है तो जॉब में बाहर करूँगा। एक चीज़ बताइए जो आप उन लोगों के लिए करना चाहते हैं जिन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया, आपके मम्मी पापा के लिए क्या करना चाहेंगे भविष्य में? कुछ प्लान है कहीं घूमने ले जाने का या कुछ? सबसे पहले मेरे मम्मी का प्लान है कि मुझे वैष्णो देवी लेके जाना है, उसके बाद मेरे माँ बाप को यात्रा पे भेजना है। समाज के लिए क्या सोचते हैं? समाज के लिए एक्चुअली मैं एक एनजीओ से जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे ऐसे गरीब परिवारों को देना, उनके लिए दान देना अच्छा लगता है, उनको अच्छे स्तर पर लेके जाना है। आपके जैसे बहुत मध्य परिवार के लड़के हैं, बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, विद्यार्थी हैं और बहुत संघर्ष कर रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे कि कैसे पढ़ाई करें, या फिर जब बहुत बुरा समय हो, जब लगे कि यार कि अब ड्रॉप कर देना चाहिए, उस वक्त कैसे मतलब अपने आप को मैनेज करें? During my CA journey, I gave up most of the time and goes into depression. तो then I realized that कि आपको कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए अपनी चीज़ों पर, बिकॉज अगर आपने गिव अप कर दिया तो वहाँ पर आपका चांस खत्म हो जाता है। तो आपको माना टफ टाइम तो आएगा ही लाइफ में, बट आपको कभी गिव अप नहीं करना है, आपको अपना बेस्ट देना है, और धीरे धीरे आप जब बेस्ट देते जाओगे, सिचुएशन को फेस करते जाओगे, देन आपको सफलता एक दिन मिल जाएगी। अच्छा, आपके छोटे भाई हैं और बहन भी है, तो उनके नहीं है भाई हैं, तो उनके लिए क्या सोच रहे हैं फ्यूचर? क्या वो पढ़ाई कराते हैं उनको आप? हाँ, उनको मैं पढ़ाता हूँ। उसको भी मैं अब जैसे अब मैं बन गया हूँ तो अब थोड़ा सा फाइनेंशियल से हम थोड़े स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, तो उसको भी मैं सीए कराने की सोच रहा हूँ। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में अधिकृत निम्स अलवर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर में निःशुल्क चिकित्सा एवं रोग परामर्श शिविर लगाया गया। इसका शुभारंभ डीएसपी संजय आर्य ने किया। उन्होंने खुद भी निदेशक डॉक्टर सुनील रस्तोगी से स्वास्थ्य जांच करवाई। इस अस्पताल में हर माह प्रत्येक शनिवार को रोग परामर्श शिविर का आयोजन किया जाएगा। पब्लिक रिसोर्स ऑफिसर जय सोनी ने बताया कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में ऑपरेशन और जांच आदि निःशुल्क किए जाते हैं। इसके अलावा शनिवार को आयोजित शिविर के दौरान जांच और दवाओं पर निर्धारित छूट भी प्रदान की जाएगी। निदेशक सुनील रस्तोगी ने भी सुविधाओं के बारे में जानकारी प्रदान की। सर, हमारे यहाँ प्रत्येक शनिवार से कैंप स्टार्ट हो चुके हैं। प्रत्येक शनिवार को हमारे यहाँ कैंप लगाया जाता है सारे विशेषज्ञों द्वारा। प्लस दूसरी चीज़, हमारे यहाँ मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत ऑपरेशन, भर्ती एवं दवाइयाँ निःशुल्क हैं। अलवर हॉस्पिटल एवं निम्स रिसर्च सेंटर पर शनिवार से निःशुल्क चिकित्सा रोगोपचार शिविर शुरू हुआ है, जहां प्रत्येक शनिवार को 10 से 2 बजे तक यह शिविर का आयोजन किया जाता है, जहां गरीब प्रवृत्ति के तथा अन्य मध्यम वर्गीय परिवार के रोगी यहां का रोगोपचार ले सकते हैं। यहां जांच में भी और दवाइयों में भी अस्पताल निम्स प्रबंधन जयपुर की ओर से छूट प्रदान की जाती है। महीने के प्रत्येक शनिवार को इस शिविर का आयोजन यहां पर किया जाता है। भारत स्काउट गाइड की ओर से नजर बगीची स्थित जिला मुख्यालय पर आयोजित बेसिक ग्रुप शिविर का रविवार शाम समापन हो गया। इसमें बीएसटीसी के छात्राध्यापकों को 7 दिवसीय ट्रेनिंग दी गई। साथ ही नियम, प्रतिज्ञा और नैतिक शिक्षा सहित समाज सेवा से जुड़े कार्यों के बारे में प्रशिक्षित किया गया। जिला प्रशिक्षण आयुक्त प्रमोद शर्मा ने बताया कि भगवान जगन्नाथ मेले में इन छात्राध्यापकों द्वारा समाज सेवा से जुड़े कार्य भी किए गए। राष्ट्रीय भारतीय स्काउट व गाइड जिला मुख्यालय अलवर के तत्वाधान में एक सर्विस कैंप, ग्रुप कैंप एसटीसी का यहाँ आयोजित किया गया। इस कैंप का उद्देश्य बच्चों का सर्वांगीण विकास करते हुए इनको सेवा भाव के लिए अग्रसर करना था। और इस कैंप में जगन्नाथ जी का मेले में भी इन बच्चों ने बहुत सेवाएं दी, रथ को पहुंचाने में, रथ को लाने में और अन्य वहाँ मेले का भीड़ नियंत्रण करने में भी इन्होंने अपनी भरसक प्रयत्न किया। और साथ ही इस कैंप में बच्चों ने पायनियरिंग, फर्स्ट एड
और आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण लिया है। आगामी भी अब शिविर लगातार अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में लगातार चलेंगे। तो राजस्थान स्टेट भारत स्काउट गाइड बच्चों के सर्वांगीण विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मैं प्रमोद कुमार शर्मा, रिटायर्ड ASOC। अलवर के बाबू शोभाराम कला कॉलेज में NSS द्वारा अमृत पर्यावरण महोत्सव मनाया जा रहा है। इसके तहत महाविद्यालय के सेमिनार हॉल में युवा संसद का आयोजन किया गया। इस दौरान स्वयं सेवकों ने अपने अपने सांसद का चुनाव किया। वहीं इन सांसदों ने मिलकर प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद के अलावा नेता प्रतिपक्ष का चुनाव किया। युवा संसद में प्राचार्य प्रोफेसर अशोक आर्य ने राष्ट्रपति की भूमिका निभाई। उन्होंने सदन में मरुस्थलीकरण को रोकने के उपाय बताए। इसके अलावा अन्य उपयोगी विषयों पर सरकार की नीतियों का संक्षिप्त परिचय दिया। युवा संसद का संचालन अंजलि शर्मा ने सभापति के रूप में किया। प्रधानमंत्री की भूमिका में अमरजीत सहित अन्य विद्यार्थियों ने विभिन्न भूमिकाएं निभाई। कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर सरोज मीणा, महेश गोठवाल, अनिल यादव और डॉक्टर सुभाष पालीवाल के निर्देशन में युवा संसद आयोजित हुई। सत्र के अंत में प्राचार्य डॉक्टर आर्य ने सभी स्वयंसेवकों को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित किया। और वहीं अलवर के भूरा सिद्ध पर्यावरण विकास समिति द्वारा यहां गेट पर 44 पौधे लगाए गए। यहां मौजूद सुभाष अग्रवाल एवं संजय कौशिक ने बताया कि समिति सहित जन सहयोग से यह पौधे लगाए जा रहे हैं। इसके लिए ट्री गार्ड हैवेल्स कंपनी द्वारा दिए गए हैं। इन पौधों की देखभाल की जिम्मेदारी समिति के सभी सदस्यों ने ली है। भूरा सिद्ध पर्यावरण विकास समिति, उसके माध्यम से 34 पौधे बाहर अशोक के पेंडुलम जो सीधे ऊपर जाएंगे और 2 पौधे गेट पे उसके लगाए हैं बील पत्र के लगाए हैं, जिससे कि जो भी आएगी वो बील पत्र के नीचे से वो गुजरे। ऐसी भावना लोगों की है, उसके अनुरूप ये पौधे लगाए जा रहे हैं। इसमें टी गार्ड हमें हैवेल्स इंडिया ने दिए हैं, बाकी सबके जन सहयोग से ये कार्य हो रहा है। भूरा सिद्ध मिलन शाखा में यहाँ लगातार पौधारोपण का कार्यक्रम चल रहा है। आज हमारी जो पर्यावरण समिति है, जो सुभाष जी भाई साहब देखते हैं, उनकी प्रेरणा से और भूरा सिद्ध मोक्ष धाम में अंदर अभी करीब 20 दिन पहले हमारे माननीय जिला संघ चालक जी अशोक जी मित्तल के नेतृत्व में हमने करीब 30 पौधे लगाए हैं। और ये क्रम हमारा पूरे इसमें अगस्त और सितंबर में लगातार चलेगा। जहाँ जहाँ भी रिक्वायरमेंट हमें नज़र आएगी वहाँ हमारे स्वयंसेवक जो है लगातार पौधारोपण का कार्यक्रम कर रहे हैं। और दूसरा मैं निवेदन करूँ आपसे कि हमारी अभिशारा समिति है, वो भी पूरे ज़िले भर में डिमांड के अनुसार निःशुल्क पौधे उपलब्ध कराती है और वहाँ जाकर हम जो है पूरा सहयोग करते हैं, पौधे लगाने का निःशुल्क पौधे उपलब्ध कराते हैं। ये जो कार्यक्रम हमारा लगातार चल रहा है, पिछले 3 सालों में करीब 5000 पौधे हमारी अभिशारा समिति लगा चुकी है माननीय विष्णु जी स्वामी के नेतृत्व में। और इस प्रकार से पूरे शहर भर में हमारी कोशिश है कि अधिक से अधिक पौधे लगाएं। जो गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, टेम्परेचर हमारा 52, 53, 54 डिग्री पे जाने लगा है, उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा ये पौधारोपण का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। पिछले दिनों हमने 23 पौधे शमशान में अंदर लगाए थे, 32 पौधे हम यहाँ लगा रहे हैं तथा कॉलोनी में, हर कॉलोनी में जा करके जहाँ भी आवश्यकता है ट्री गार्ड लगा करके हम पौधारोपण कर रहे हैं। भारत सरकार और राजस्थान सरकार से सहयोग लेकर के यहाँ मातृवन के लिए परियोजना की स्वीकृति भी हुई है। और जैसा वन मंत्री, भारत सरकार के वन मंत्री भूपेंद्र सिंह जी यादव द्वारा कहा गया है कि 7 अगस्त को इस मातृवन का पौधारोपण का उद्घाटन उनके द्वारा, उनके खुद के कार्यक्रमों द्वारा किया जाएगा। यहाँ सफाई का कार्यक्रम भी चालू किया गया है। पौधारोपण इस शमशान में हमारे द्वारा पहले भी किया गया है, आगे भी जारी है और हमारा प्रयास ये है कि पर्यावरण का संतुलन बने। जाटव महासभा की जिला शाखा ने खुदनपुरी स्थित कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया। इस दौरान नवंबर में प्रस्तावित सामूहिक विवाह सम्मेलन पर चर्चा हुई। साथ ही विद्यार्थी भामाशाह और नव नियुक्त कर्मचारी अधिकारी सम्मान समारोह पर भी विचार विमर्श किया गया। जाटव समाज के लिए यूआईटी से भूमि आवंटन की मांग पर प्रतिनिधि उच्च अधिकारियों से मिलेंगे। बैठक में नंदकिशोर जाटव, धर्मपाल सिंह, गुमान सिंह, हरिराम जाटव, रमेश जाटव, बाबूलाल और मनीराम जाटव ने विचार रखे। जिलाध्यक्ष कुंदनलाल जाटव ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। अखिल राजस्थान जाटव महासभा जिला शाखा अलवर के तत्वावधान में खुदनपुरी स्थित कार्यालय में आज मीटिंग का आयोजन किया गया है। मीटिंग का मुख्य एजेंडा
सामूहिक विवाह सम्मेलन करना तथा प्रतिभावान छात्र छात्राओं एवं भामाशाह एवं दानदाताओं नवनियुक्त कर्मचारी अधिकारियों को सम्मान करना, समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर करना, साथ ही एक समाज की लंबे समय से लंबित मांग जो भूमि आवंटन संबंधी है, पिछले सरकार के कार्यकाल से ही जाटव समाज के लिए हम लगातार मांग करते आ रहे हैं। सभी समाजों को भूमि आवंटन की जा चुकी है। जाटव समाज के लिए भी हम पुरजोर तरीके से मांग करते हैं। प्रशासन एवं राज्य सरकार से हमारी गुजारिश रहेगी कि आप हमें भूमि आवंटन कर समाज को लाभान्वित करें। समाज हमेशा आपका ऋणी रहेगा। साथ ही बजट 2024-25 का जो जारी किया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ी जातियों के लाभ से संबंधित जो योजना लाभकारी जो योजना है, उनको गांव-गांव ढाणी-ढाणी जाकर प्रचार करने का भी फैसला किया गया है। ब्लॉक स्तर पर जो कार्यकारिणियों का गठन किया जाना है तथा सदस्यता अभियान तेज कर समाज को संगठित करने का निर्णय पारित किया गया है। अलवर महिला चिकित्सालय स्थित स्वावलंबन निराश्रित महिला अल्पावास गृह में कैंप का समापन हो गया है। प्रगतिशील महिला समिति द्वारा यहां ग्रीष्मकालीन ब्यूटिशियन प्रशिक्षण शिविर लगाया गया था। वहीं समापन समारोह की अध्यक्षता समाज सेवी दौलतराम हजरती ने की। साथ ही प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। उन्हें विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्पों की जानकारी देते हुए बैंक लोन और प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बताया गया। संस्था सचिव डॉक्टर शची आर्य ने महिला सशक्तिकरण संबंधी कार्यों की जानकारी दी, जबकि अध्यक्ष मधु गुप्ता ने सबका धन्यवाद ज्ञापित किया। उधर इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। गर्मियों की छुट्टियों में एक शिविर लगा लेते हैं किसी भी किस्म की ट्रेनिंग का। कई किस्म की हो सकती हैं, ढोलक, मेहंदी, सिलाई, ब्यूटिशियन। पर्पज़ है कि ये लोग छुट्टी में कुछ सीख लें। अक्सर स्कूल गोइंग गर्ल्स होती हैं ये, आसपास के मोहल्लों की, तो कुछ सीख लेती हैं तो वो इनका कमाई का जरिया बन जाती है। घरों में छोटी मोटी सिलाई करने लग जाती हैं। अभी अड़ोस पड़ोस में इस बार ये ब्यूटिशियन का कोर्स किया है तो इनको वो काम मिलने लग जाता है। तो थोड़ा एक्सपोजर होता है बच्चों का, उनमें कॉन्फिडेंस आता है, उन्हें कुछ स्किल सीखने को मिलती है और लॉन्ग रन में ये इनकी थोड़ी कमाई का जरिया बन जाती है। इसी उद्देश्य से हर समर वेकेशन में हम कुछ ना कुछ का कैंप करते हैं। जैसे इस बार तो ये 20 एक लोग हैं, बिल्कुल ऐसी निश्चित संख्या नहीं है। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? क्षेमा सुकृति फसल बीमा, कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर
9414019769 and 9414019768. इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। विधानसभा में बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत ने चर्चा के दौरान बानसूर विधानसभा की समस्याओं से सदन को अवगत कराया। इस दौरान विधायक ने कहा कि बानसूर में बस स्टैंड खोला जाए, साथ ही रोडवेज बसों का संचालन बढ़ाने पर भी उन्होंने जोर दिया। इसके अलावा जयपुर से अलवर जाने वाली 3 बसों को 6 से 8 बजे तक वाया नारायणपुर निकाले जाने की जरूरत बताई। उन्होंने कई रूटों पर बसें चलाने सहित अन्य संबंधित मांगों को भी पटल पर रखा। विधायक ने ओवरलोड वाहनों का मुद्दा भी उठाया और कहा कि सरकार इस मामले को सख्ती से ले। इसके अलावा उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा चर्चा में विधायक शेखावत ने बानसूर और नारायणपुर में पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने आदि मांगे रखी। मेरी विधानसभा क्षेत्र के लोगों को आवागमन परिवहन संबंधी जो समस्याएं हैं उनके बारे में आपका ध्यान केंद्रित चाहूँगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले कुछ समय से राजस्थान रोडवेज की बसें पर्याप्त संख्या में नहीं हैं और जो बसें चल रही है उनकी भी जो फिटनेस है वो स्तरीय नहीं है। मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि मुझे कई बार ये लगता है कि इन बसों की फिटनेस में ये सरकारी निगम होने की वजह से शिथिलता दी जाती है, नहीं तो कई बस ऐसे कंडीशन की लगती हैं कि वो सड़कों पर नहीं होनी चाहिए और बसों की कंडीशन खराब होने के कारण कई एक्सीडेंट भी सामने आते हैं। देखते हैं कि कईयों में ब्रेक टाइम पे नहीं लगता है, टायर कमज़ोर होते हैं और क्लच ब्रेक सभी समस्याएं बसों की बहुत गंभीर समस्या है और जो बसें चलती हैं वो साफ सुथरी भी नहीं रहती। अलवर उपखंड के अधीन जैसमंद बांध के भराव क्षेत्र सहित बहाव क्षेत्र में भी अवैध प्लॉटिंग की गई है। रियासत काल से लेकर करीब 20 वर्ष पूर्व तक क्षेत्र में मछली पालन भी होता था, लेकिन मत्स्य विभाग के अधीन सभी पक्के तालाब और कुंड के पास सड़क और मकान बनाने वाले अतिक्रमण कर रहे हैं। केसरपुर सरपंच नुसरत ने इसे लेकर अलवर उपखंड अधिकारी को पत्र भी भेजा है। उन्होंने गोचर, सिवायचक और अन्य सरकारी जमीन पर पौधरोपण के लिए जमीन की पैमाइश करने की मांग की है। हालांकि कुछ राजस्व कर्मियों द्वारा इसे लेकर सुस्ती बरतने के भी आरोप हैं। उधर एसडीएम प्रतीक चंद्रशेखर जुईकर के अनुसार अब फिर से टीम भेजकर पैमाइश होगी और भूमि को सरकारी कामकाज एवं पौधरोपण के लिए संबंधित विभाग और पंचायत को हस्तांतरित किया जाएगा। गुरु पूर्णिमा के पर्व पर पांडुपोल हनुमान मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। उन्होंने मंदिर के महंत बाबूलाल शर्मा का चरण वंदन किया, साथ ही हनुमान जी, राम दरबार और सभी देवताओं को प्रसाद एवं फूल माला अर्पित की। वहीं मंदिर में शनिवार को भी सत्संग और पूजा अर्चना के कार्यक्रम हुए। महंत बाबूलाल शर्मा सहित चेतन शर्मा और गोविंद जोशी ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केरवा जाट में पौधे लगाए गए। प्रधानाचार्य भीम सिंह जाट के सानिध्य में राष्ट्रीय शिक्षक संघ के अध्यक्ष बलवीर चौधरी और पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष विश्वेंद्र सिंह चौधरी ने पौधरोपण किया। इस मौके पर रूप सिंह, हरदयाल जाट, रमेश चौधरी, आशीष पटेल और दीपक चौधरी आदि मौजूद रहे। साहोडी ग्राम पंचायत स्थित शुक्ल गांव के एनीकट का निरीक्षण जिला परिषद सीईओ प्रतिभा वर्मा द्वारा किया गया। उन्होंने पौधरोपण के साथ ही ग्रामीणों को भी पर्यावरण के बारे में जागरूक बनाया। इस मौके पर मनरेगा अधिकारी एवं साहोडी ग्राम पंचायत के कर्मचारी मौजूद रहे। यह एनीकट पहाड़ों से आने वाले पानी को रोकने और भूजल रिचार्ज करने के लिए 10 साल पहले बनाया गया था। अकबरपुर क्षेत्र में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भक्तों ने गुरुओं की चरण वंदना की।
अकबरपुर बावड़ी पर रामायण पाठ का आयोजन भी हुआ। साथ ही कन्याओं और श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। रविवार को यहां हवन एवं पाठ संपन्न हुआ। वहीं क्षेत्र में कई अन्य जगह गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भंडारे सहित अनेक कार्यक्रम संपन्न हुए। दूसरी ओर सावन मास 22 जुलाई से प्रारंभ होने वाला है और अकबरपुर क्षेत्र में भोले के भक्तों में इसे लेकर उत्साह नजर आ रहा है। यहाँ भर्तृधाम, नलदेश्वर और ताल वृक्ष जैसे धार्मिक स्थलों पर भक्तों की भीड़ देखने को मिलती है। सरिस्का से सटे गांव में बरसात का सीजन प्रारंभ होने के साथ ही मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ने लगता है, जिसमें मलेरिया और डेंगू जैसे रोग शामिल हैं। वहीं माधोगढ़ गांव में मलेरिया के रोगी सामने आए हैं, जिनका उपचार अकबरपुर सीएचसी पर किया जा रहा है। मरीज के परिजन ने बताया कि उनके भाई जीतराम गुजर को मलेरिया हो गया है। माधोगढ़ गांव सरिस्का क्षेत्र में होने के कारण यहां पानी का भराव बना रहता है। इसके चलते मच्छर पनपते हैं, लेकिन अभी तक फोगिंग दवा का छिड़काव नहीं करवाया गया है। साथ ही बिजली कटौती के कारण पंखे, कूलर नहीं चल पाते और ऐसे में मच्छर अधिक काटते हैं। साथ ही बीमारी का खतरा बना रहता है। जी बताइए, क्या हो मामला ये है कि अभी 2 दिन पहले मेरे भाई को कुछ मलेरिया पॉजिटिव है, मच्छर उच्छर हुए हैं। सर ये जो स्वास्थ्य विभाग ने उनका तुरंत सैंपल लिया है, उसके बाद में अभी तक उन्होंने नहीं कोई छिड़काव किया है, नहीं कोई फॉगिंग की है और उन्होंने कुछ नहीं किया है। उसके अलावा तो पहले भी अपना एरिया पहले भी हमारे क्षेत्र में हर वर्ष मलेरिया सबसे पहले फैलता था और बहुत अधिक मात्रा में मलेरिया फैलता है। तो अपना प्रशासन चौकन्ना है या पहली बार गया? प्रशासन तो थोड़ा चौकन्ना है। उन्होंने तुरंत इसके ऊपर रिपोर्ट आते ही तुरंत उन्होंने पूरे परिवार का सैंपल लिया है और उनको जांच की है। अच्छा, क्या कारण मानते हो? इस कारण ये मानते हैं कि बारिश के मौसम में जो मच्छर पनपते हैं उनकी को फॉगिंग या तो कोई दवाई ववाई छिड़काव करके उनको रोका जा सकता है। और इस टाइम जो लाइट कटौती हो रही है उसके कारण मच्छर अधिक काट रहे हैं। जो लाइट नहीं चलती है तो नहीं, हवा पंखा के नहीं चलते हैं, इस कारण से भी मच्छरों का प्रकोप ज़्यादा बढ़ रहा है। विधिक जागरूकता शिविर लगाकर लैंगिक उत्पीड़न निवारण अधिनियम की जानकारी प्रदान की गई। यह शिविर तालुका विधिक सेवा समिति लक्ष्मणगढ़ गोविंदगढ़ ने एडीजे गोपाल सैनी के निर्देशन में आयोजित किया। ग्राम पंचायत खेड़ा महमूद में लगे कैंप को लेकर पीएलवी अनिल कुमार ने जानकारी प्रदान की। साथ ही नालसा योजना, नरेगा कार्य और श्रम कार्ड आदि से संबंधित जानकारी भी दी गई। इस दौरान बीडीओ जफरू खान, सरफुद्दीन, सरपंच राधा कुमारी, सरपंच प्रतिनिधि नीरज संतोष कुमार, विद्या कुमारी और निशा कुमारी आदि मौजूद रहे। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर रविवार को भर्तृधाम में श्रद्धालु उमड़ पड़े। इसके चलते भर्तृ तिराहे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई, साथ ही यातायात बाधित हुआ। उधर यहां सुबह से ही जयकारे गूंजते रहे। लोगों ने भर्तृधाम में दर्शन कर मन्नतें मांगी। स्थानीय निवासी नरेश योगी का कहना है कि श्रावण मास सोमवार से प्रारंभ हो जाएगा। वहीं रविवार को गुरु पूर्णिमा पर अनेक स्थानों के श्रद्धालु भर्तृ बाबा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। राजगढ़ कस्बे के अवधूत दत्त आश्रम में गुरु पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर जागरण का आयोजन हुआ। गायक संजय राजस्थानी ने गणेश वंदना से कार्यक्रम की शुरुआत की। साथ ही अन्य कलाकारों ने गुरु की महिमा को लेकर अनेक प्रस्तुतियां दी। यहाँ भजनों पर श्रद्धालु महिला पुरुषों ने जमकर नृत्य किया। साथ ही फूलों और इत्र की बारिश की गई। राजगढ़ कस्बे सहित आसपास के क्षेत्र में गुरु पूर्णिमा का पर्व श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस मौके पर गुरु पूजन संपन्न हुए। क्षेत्र के बारलाबास स्थित दुर्लभनाथ मंदिर, अवधूत आश्रम, छारिन धाम, हनुमान मंदिर, गायत्री शक्तिपीठ और देवी जी मंदिर सहित अन्य स्थानों पर विशेष पूजन हुआ। वहीं मंदिरों में रामायण पाठ, भजन कीर्तन और हवन यज्ञ किया गया। इसके बाद भंडारों का आयोजन भी हुआ। उधर नंगेश्वर धाम आश्रम के महंत माधवदास महाराज और उनके शिष्य श्यामदास महाराज के अनुसार यहाँ गुरु पूर्णिमा पर रामायण पाठ, भजन कीर्तन और पूजन के साथ ही हवन यज्ञ हुआ। इसके बाद भंडारे का आयोजन भी किया गया। उधर बड़ौदा में कस्बे स्थित अस्पताल के सामने वाले शिवालय पर 1 महीने की रामायण पाठ का आयोजन किया गया। शिव सेवा समिति के सदस्य जगदीश प्रसाद खंडेलवाल ने बताया कि शिव सेवा समिति ने ग्रामवासियों के साथ मिलकर प्राचीन शिव मंदिर में रामायण पाठ करवाया था। इसका समापन सोमवार को हवन यज्ञ के साथ होगा। सभी कस्बे वासियों के सहयोग से और श्री शिव सेवा समिति के तत्वाधान में 21 जुलाई श्रावण मास के उपलक्ष्य में श्री प्राचीन शिव मंदिर अस्पताल के सामने
1 महीने का श्री रामायण जी का उच्चारण किया जा रहा है, जिसका समापन 19 अगस्त को हवन यज्ञ एवं प्रसाद वितरण के द्वारा किया जाएगा। बड़ौदा में कस्बे के निजाम नगर रोड पर छबील लगाकर शरबत और प्रसाद का वितरण किया गया। श्रद्धालु मांगेलाल रावत ने बताया कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर यहां छबील लगाई गई। इस दौरान राहगीरों को ठंडा मीठा शरबत पिलाने के साथ ही खीर का प्रसाद वितरित किया गया। उधर अलवर भरतपुर मार्ग पर श्री श्याम दीवाने मित्र मंडल ने भी शरबत की प्याऊ लगाई। इस अवसर पर संगठन के सदस्य और ग्रामवासी मौजूद रहे। मुंडावर में जालावास स्थित बाबा मेड़ा वाले मंदिर प्रांगण में पर्यावरण संरक्षण संगोष्ठी का आयोजन हुआ। मुंडावर प्रधान प्रतिनिधि महेश गुप्ता के मुख्य आतिथ्य में हुई संगोष्ठी की शुरुआत नारियल एवं पाम ट्री लगाकर की गई। साथ ही सरपंच अजीत यादव ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में किए गए कार्यों की समीक्षा के अलावा आगामी योजना पर चर्चा की। वहीं दयाराम यादव ने बताया कि इस वर्ष मंदिर परिसर में 500 छायादार एवं फलदार पौधे लगाए जा चुके हैं। उधर सरपंच अजीत यादव एवं ग्रामीणों ने प्रधान प्रतिनिधि को समस्या से अवगत करवाया। इसके बाद प्रधान प्रतिनिधि ने जोहड़ में सीवरेज लाइन डलवाने, शमशान घाट की 4 दीवारी और इंटरलॉकिंग कार्य करवाने की घोषणा की। वहीं इस दौरान उप सरपंच सुरेश मिश्रा, पूर्व सरपंच सुंदरलाल मिश्रा सहित डीआर यादव, नरेंद्र यादव, सूबेदार विशंबर दयाल और नवल यादव आदि मौजूद रहे। बाबा मेड़ावाड़ा प्रांगण में वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया। उसमें मुंडावर प्रधान सुनीता महेश गुप्ता जी मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। उन्होंने भी पौधा वृक्षारोपण किया और साथ ही सभी ग्रामवासियों ने और मैंने उनसे आग्रह किया कि हमारे गांव की एक मेन समस्या है जो कि जालावास शमशान घाट से होते हुए एक रास्ता निकलता है, उस पे बहुत भारी कीचड़ रहता है। उसका समाधान हेतु हमने सिविल लाइन की मांग की कि शमशान घाट से और ये भैया जोड़ तक एक सिविल लाइन का काम करवाया जाए। उसकी घोषणा प्रधान जी ने तुरंत ही कर दी और साथ ही एक शमशान घाट में इंटरलॉकिंग के कार्य के लिए भी प्रधान जी को हमने अवगत कराया। उसकी भी साथ ही घोषणा की और जल्दी से जल्दी काम चालू करवाने की बात कही। हम प्रधान जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। और अब रुख खैरथल का। खैरथल में श्री सिद्ध हनुमान पहाड़ी पर नवनिर्मित मंदिर में रविवार को गुरु पूर्णिमा मनाई गई। इस अवसर पर श्री पंचमुखी हनुमान मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। रविवार को हनुमान मंदिर के महंत केशवगिरी महाराज के सानिध्य एवं हनुमान पहाड़ी मंदिर कमेटी अध्यक्ष लालचंद रोघा के नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित हुआ। वहीं पंडित ब्रजेश तिवारी एवं मंदिर पुजारी चंदर लोढ़ा ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर श्री पंचमुखी हनुमान मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करवाई। इस मौके पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान तुषार शर्मा, रविंद्र चौधरी, किशोर पोपटानी, पुरुषोत्तम दास, काया सोनी, अशोक बच्चानी और चंदर लोढ़ा आदि उपस्थित रहे। खैरथल कस्बे के श्री प्रेम प्रकाश आश्रम में गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया गया। ये कार्यक्रम रविवार को आयोजित हुआ। इस मौके पर संत इंद्र प्रेम प्रकाशी, संत उमेश कुमार सहित लोकेश भूरानी, सोनू भूरानी, सुरेश कोस्तानी और खेमचंद भूरानी आदि की उपस्थिति रही। तिजारा कस्बे के दीवानवाला चौक पर 8 दिन से पाइपलाइन लीकेज होने के कारण हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है। कस्बे के जागरूक लोगों ने जलदाय विभाग को अवगत भी करवाया, लेकिन समस्या नहीं सुलझी। स्थानीय जागरूक धनीराम के अनुसार गर्मी में लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। दूसरी ओर जलदाय विभाग की लापरवाही से पानी व्यर्थ बह रहा है। क्या है, हमारी दुकान के आगे से 8 दिन से लीक है, कोई सुनाई नहीं है और अधिकारी से भी बोला था और फोन भी करा था 181 पे, कोई वो नहीं है। जयपुर महानिदेशक के निर्देश पर फरार वारंटी अभियान चलाया गया है। इसी कड़ी में एनईबी थाना पुलिस और सदर पुलिस ने कुल 21 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एनईबी थाना प्रभारी दिनेश चंद्र मीणा ने बताया कि फरार वारंटियों की तलाश की गई है। इन सभी आरोपियों को सोमवार को न्यायालय में पेश किया जाएगा, जिसमें आज श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय अलवर के निर्देशानुसार विभिन्न टीमें बनाकर कार्रवाई करते हुए आज वांछित अपराधियों में से 9 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से कुछ न्यायालय से वांछित चल रहे थे, फरार चल रहे थे, उनको गिरफ्तार किया गया, जिनको कल पेश न्यायालय किया जाएगा। उधर सदर थाना पुलिस ने फरार चल रहे 12 वारंटियों को पकड़ा है।
थाना प्रभारी अरुण पुनिया ने बताया कि इसे लेकर विशेष टीम गठित की गई और वारंटी की धरपकड़ चालू की गई थी। इनके खिलाफ मारपीट और चोरी सहित कई प्रकार के मुकदमे दर्ज हैं। ये पूरे राजस्थान में डीजीपी साहब के द्वारा एक अभियान चलाया गया है, जिस अभियान के तहत सभी जो महानिरीक्षक महोदय हैं, उनके निर्देशानुसार एसपी साहब को जो निर्देश दिए गए थे, उनकी पालना में पूरे जिले में आज ये अभियान चला गया है, जिसके तहत न्यायालय द्वारा जो कुछ एक फरार अपराधी हैं जिनके वारंट जारी किए गए हैं, उन फरार अपराधियों की गिरफ्तारी का अभियान चलाया गया था, जिसके तहत आज थाना सदर के द्वारा करीब 12 जो फरार अपराधी थे उनको अभी गिरफ्तारी वारंट की पालना में उनको गिरफ्तार किया गया है। 3-4 आदमी हैं जिनको जो कहीं बदमाशी कर रहे थे या कहीं दंगा कर रहे थे, इस तरह के जो लोग हैं उनको शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ये जो अपराधी हैं, जैसे जिनके खिलाफ मारपीट के मुकदमे थे, किसी के खिलाफ चोरी के मुकदमे थे, जो अपनी तारीख पेशियों पे नहीं जा रहे थे, जिनके खिलाफ न्यायालय द्वारा वारंट जारी किए गए थे, ये उस तरह के अपराधी हैं जिनको इस तरह गिरफ्तारी वारंटों में आज गिरफ्तार किया गया है। कितने हो गए सर? अभी तक जो है हमने 15 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें करीब 12 वारंट हैं और 3 शांति भंग के आरोप में जो गिरफ्तार किया गया। उद्योग नगर थाना क्षेत्र के केरवा में विद्युत पोल से टकराकर बाइक चालक की मौत हो गई। पुलिसकर्मी ने बताया कि मौजपुर निवासी युवक चतर सिंह की बाइक पोल से टकरा गई थी। मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। उधर सूचना के बाद कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा, शहर अध्यक्ष जयदीप आर्यन और पंकज शर्मा जिला अस्पताल पहुंचे। आज प्रातः मेरे गांव मौजपुर का एक लड़का चतर सिंह सनोप लिच्छी सैनी मोटरसाइकिल से जा रहा था और अचानक उसका दुर्घटनावश एक्सीडेंट हो गया और उसमें उसकी जान चली गई। उसी के तहत हम यहाँ आज सामान्य राजीव गांधी चिकित्सालय में आए हैं। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ चिकित्सा स्टाफ को और पुलिस प्रशासन को, जिन्होंने बड़ी मुस्तैदी से और बहुत जल्दी सारा काम इस बच्चे का करवा दिया, पंचनामा वगैरह बना दिया, जिसका पोस्टमार्टम हो रहा है और अब इसकी डेड बॉडी को लेकर के हम गाँव जाएंगे। तो मोटरसाइकिल पे था और शायद कोई पोल वगैरह में मोटरसाइकिल टकराई है। अब इस ज्यादा जानकारी तो पुलिस इंक्वायरी में पता लगेगी। करीब 9:30 बजे करीब सूचना मिली जरिए टेलीफोन, खानपुर रोड केर बाजार से आगे खानपुर रोड पर मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हो गई। जिस सूचना पर मौके पर पहुंचे, मजरूब को किसी वाहन से हॉस्पिटल में रवाना किए। उसके बाद में सूचना मिली, दोबारा हॉस्पिटल सूचना मिली कि मजरूब की मृत्यु हो गई। यह गांव मौजपुर का रहने वाला है, नाम है चतर सिंह सनोप लच्छीराम। ये परिजनों ने बताया कि कोई कंपनी में कोई काम करता था। एसपी ने बढ़ती चोरियों पर अंकुश लगाने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि इसे लेकर उन्होंने क्राइम मीटिंग भी ली थी। पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने बताया कि वारदातों पर जल्द से जल्द अंकुश लगाने की हिदायत दी गई है। साथ ही कहा गया है कि अब तक हुई घटनाओं का शीघ्र खुलासा करें, जिससे अपराधियों में भय हो और आम जन को राहत मिल सके। जिले के सभी थानाधिकारियों, वृत्ताधिकारी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों की अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया। कल जो है पुलिस मुख्यालय में डीजी साहब ने वीसी ली थी, उसमें भी कई निर्देश दिए गए, तो वो निर्देश नीचे पास ऑन किए गए। उसके अतिरिक्त जो पेंडिंग फाइल्स हैं, जो कुछ इश्यूज हैं और जो पुलिस प्राथमिकताएं हैं, उन पर हमने चर्चा की और कार्य योजना बनाई। किस तरह से साइबर अपराध के विरुद्ध विशेष तौर पे ऑपरेशन एंटीवायरस में और जो बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई है उसको कैसे और प्रभावी बनाया जाए, कैसे निगरानी बढ़ाई जाए, कैसे आसूचना तंत्र विकसित किया जाए, इन सब मुद्दों पर चर्चा की गई। भाजपा के जिला उपाध्यक्ष देशराज वर्मा ने कहा है कि केंद्र एवं राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण और पानी के मुद्दों पर गंभीर है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री डॉक्टर भूपेंद्र सिंह यादव द्वारा सरिस्का क्षेत्र में वन्य जीवों की सुरक्षा को लेकर कदम उठाए गए हैं। साथ ही जैसमंद के बहाव और भराव क्षेत्र में अतिक्रमण को हटाया जाएगा। इसी प्रकार सिलीसेट झील क्षेत्र से भी अतिक्रमण हटेंगे। देखिए, राजस्थान की सरकार अतिक्रमण को लेकर बहुत चिंतित है। जयपुर में भी ये कार्रवाई हो रही है और अलवर में भी इस तरह की कार्रवाई हो रही है। आपको बताना चाहूँगा कि संजय शर्मा हमारा लाडला मंत्री, सब भाइयों को साथ लेकर चलने वाला मंत्री और जनता के विकास की और जनता की भावनाओं की कदर करने वाला ऐसा है मेरा भाई संजय शर्मा। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले जो सरकार नहीं थी, जब भी संजय शर्मा पानी के लिए सिलीसेट झील पर जाकर बैठे और इस बजट में उसने विशेष ध्यान दिया है कि नटनी का बारा से लेके और जयसमंद तक एक नहर बनाई जाएगी और नहर के माध्यम से वो पानी जयसमंद सीधा है और रास्ते में जो अतिक्रमण है उनको सबको सरकार हटाएगी और जल्दी ही ये कार्य शुरू होगा।
सिलीशेड के लिए भी संजय शर्मा का ध्यान है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी वो एक एक चीज कर, एक एक कार्यकर्ताओं और एक एक समस्याओं को यहाँ सुनते हैं पार्टी कार्यालय पर। एलिवेटर रोड जो सरसका को ऊपर बनेगा, इससे 3-4 फायदे होंगे। एक तो क्या हुआ कि जो वन जीव हैं उनको कोई नुकसान नहीं होगा, आदमी सीधा यहाँ से अलवर चढ़ेगा, सीधा थानागाजी के पार उतर जाएगा। तो इससे जो अतिक्रमण है वो रास्ते के हट जाएंगे और एलिवेटर रोड से वन जीवों को नुकसान नहीं होगा। यानी 2 डबल सुरक्षा हुई कि नहीं? तो यानी मंत्री जी जितना चिंतित है वो बहुत एक्टिव है इस मामले में और जल्दी काम शुरू होगा, एलिवेटर रोड बन जाएगा, जीव जंतु की सुरक्षा हो जाएगी। उधर भाजपा के जिला उपाध्यक्ष देशराज वर्मा के अनुसार प्रदेश के वन मंत्री और शहर विधायक संजय शर्मा ने जल संकट दूर करने का कदम उठाया है। इस बार बजट में सिलीसेट झील से अलवर तक पानी लाने के लिए राशि को मंजूरी मिली है। इसके अलावा ERCP योजना के तहत DPR बनवाकर काम शुरू किया जा रहा है। गत सरकार में भी संजय शर्मा ने विधायक रहते हुए सिलीसेट और नट्टी के 12 पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया था। देखिए, ERCP के लिए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब हर इस बजट में भी उन्होंने कहा है और जब कोई बात आती है ERCP के लिए वो बिल्कुल तैयार है। पूरा बजट में उसने घोषणा कर दी है और ERCP को लेकर दोनों मंत्री, राजस्थान सरकार, केंद्र सरकार के मंत्री, दोनों प्रधानमंत्री भी इसमें सक्रिय हैं। उन्होंने बजट में घोषणा करवाई। आपको बताना चाहूँगा, सिलीसेट के अंदर से अलवर के अंदर पानी लाने के लिए कितना भारी बजट उन्हें सैंक्शन कराया है इसी बजट में। इस बजट में मैं तो अलवर की जनता को और हम सबको ये कहना चाहूँगा कि पहला मंत्री है जो बहुत भारी बजट लेके आया है अलवर की जनता की प्यास और पानी की समस्या करने के लिए। ऐसा है हमारा संदेश। लेकिन ये है कि ये राज्यकार के कार्य हैं, इंजीनियर इसका बजट बना चुके हैं, सारा काम हो गया है और प्रॉपर काम शुरू होगा। तो ये 1-2 साल की जो भी समय लगेगा, लेकिन ये कहना चाहूँगा मैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ये बन जाएगा और पानी की समस्या, अलवर की समस्या खत्म हो जाएगी। ये तय है सर। अलवर के कटीघाटी स्थित पल दो पल होटल में अखिल भारतीय भार्गव सभा ने एक बैठक की। इस दौरान पदाधिकारी और कार्यकारिणी सदस्य मौजूद रहे। वहीं अब तक हुए कार्यों सहित आगामी गतिविधियों पर चर्चा की गई। इसके अलावा अन्य मुद्दों पर वक्ताओं ने विचार रखे। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। प्रसूता की मौत के बाद परिजनों ने लापरवाही के आरोप लगा किया हंगामा। जनना अस्पताल की कार्यशैली पर फिर उठे सवाल। मथुरा ट्रैक पर पटरी से उतरे मालगाड़ी के 3 वैगन। फर्टिलाइजर खाली करने के बाद हुआ हादसा। वहीं जटियाना के पास ट्रेन से कटा मोबाइल पर बात करता युवक। श्रावण मास शुरू होने से पहले दूर नहीं हुई त्रिपोलिया क्षेत्र की समस्याएं। वाहनों पर नियंत्रण और पुलिसकर्मी तैनात करने की बनी जरूरत। और गुरु पूर्णिमा पर सरकार ने बाबा हीरानाथ बगीची के महंत सहित कई प्रमुख महंतों का किया सम्मान। वहीं अनेक कार्यक्रमों में गुरु दीक्षा और वंदना का चला दौर। ATL न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।